वॉइस ऑफ गॉड। बाय, क्या नाम है पोएट का? अमेरिकन पोएट है, ठीक है, ब्रिटिश नहीं है, अमेरिकन है। लुइस नहीं है, लुई आई न्यूमैन। आपके स्कूल में लुइस पढ़ाएंगे, खामोशी से पढ़ लीजिएगा, बहस मत कीजिएगा, ठीक है। टीचर से बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी याददाश्त के लिए और अपनी नॉलेज के लिए याद रखिए, ये नाम क्या है? लुई। बेटे इंग्लैंड का बादशाह गुजरा है, किंग लुई, उसे किंग लुइस नहीं कहते, ठीक है ना। अच्छा, लुई की स्पेलिंग भी देखिएगा, LOUIS भी होती है, LOUISE भी होती है। तो आपकी बुक में ई भी लगा हुआ होगा, ऐसे ही है, ठीक है। मुझे डर था कि कहीं ई ना लगा दिया उन्होंने। अच्छा जी, लुई आई न्यूमन, इसके बारे में क्या लिखा है बुक में? एक बुक मुझे यहाँ दो है ना, एक दे दो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं लुई आई न्यूमन के बारे में? इंट्रोडक्टरी लाइंस होती हैं शुरू में, जो पढ़ना जरूरी होती हैं, MCQs वगैरह हम इसी में से आते हैं। दिस पोम इज रिटन बाय लुई आई न्यूमन। ये पोम किसने लिखी है? लुई आई न्यूमन। 1893 1972, ये क्या भाई? 1893 में वो पैदा हुए थे, he was born in 1893 and died in 1972। 1972 में ये मर गया था, क्योंकि 1972 में मैं पैदा हो गया था, ठीक है ना, इसलिए ये मर गया था। अच्छा जी, he was born in Providence, Rhode Island, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रोविडेंस रोड आइलैंड एक स्टेट है, ठीक है, प्रोविडेंस रोड आइलैंड। ही स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी का नाम है, वहां इन्होंने तालीम हासिल की। एंड आफ्टर हिज डॉक्टरेट, डॉक्टरेट का क्या मतलब है? हाँ जी, तो क्या ये डॉक्टर थे, इलाज करते थे बच्चों का? नहीं, डॉक्टरेट का मतलब है द डिग्री ऑफ PhD। देखो बेटा, मैट्रिक के बाद होता है इंटरमीडिएट। अजान हो रही है, अजान के लिए खामोश हो रहे हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बेटा डॉक्टरेट ऑफ, डॉक्टरेट की मीनिंग क्या है? द डिग्री ऑफ PhD। PhD क्या होता है? जैसे मैट्रिक किया आपने, आप क्या कहलाएंगे? मैट्रिकुलेट। इंटरमीडिएट किया तो क्या कहलाएंगे? मैट्रिकुलेट, क्योंकि इंटरमीडिएट कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। इंटरमीडिएट के मीनिंग है दरमियानी स्टेज। मैट्रिकुलेट के बाद होता है ग्रेजुएट। दरमियानी स्टेज होती है इंटरमीडिएट, जिसमें आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करनी है। तो इंटरमीडिएट इज जस्ट अ स्टेज, मीडियम स्टेज है, दरमियान से गुजर रहे हैं आप। फिर आप ग्रेजुएट बनते हैं, यानी BS करते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है? पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर। तो पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर ग्रेजुएट, यानी पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद जो डिग्री मिलती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाती है। तो आप मास्टर्स बन जाते हैं, ठीक है ना, वो कहलाता है पोस्ट ग्रेजुएट। फिर एक दरमियानी स्टेज आती है MPhil, मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। उसके बाद फिर एक डिग्री मिलती है, एक और डिग्री आती है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, तो PhD कहलाती है। PhD, डी बाद में लिखा है, लेकिन जब इसके खोलेंगे तो क्या बनेगा? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है भाई। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री को कहते हैं PhD। इसे आमतौर पर डॉक्टरेट भी कहते हैं, सही है।
आफ्टर हिज डॉक्टरेट, अब डॉक्टरेट करने के बाद, लेक्चर्ड एट कोलंबिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर्स दिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। ही इज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स एंड रिलीजियस ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स। ऑथर किसे कहते हैं बेटा? हाँ जी, किसे कहते हैं? हाँ जी, लेकिन हर राइटर ऑथर नहीं होता। ऐसा राइटर ऑथर कहलाता है जिसके पास क्या हो? अथॉरिटी हो, जो इतनी कमांड रखता हो। अथॉरिटी का यहां मतलब है कमांड, महारत, स्किल, ठीक है ना। ये अथॉरिटी से निकला है ऑथर। हर राइटर ऑथर नहीं होता। जिसे ऑथर कहा जाए इसका मतलब उसकी कमांड थी, पूरी कमांड रखता था वो उस पर, ही वॉज अथॉरिटी। वो ऑथर था, मुसन्निफ था कई किताबों का। और किताबें उसने किस टॉपिक पर लिखी हैं? रिलीजियस सब्जेक्ट्स पर, मजहबी मौजूआत पर, उन्वानात पर। दिस पोम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? बाहर लेकर आना, है ना। बज़ाहिर तो इसका ये मतलब है, लेकिन बेटा देखो, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बनता कैसे है? एक वर्ब और उसके साथ प्रपोजिशन, और ये प्रपोजिशन इस वर्ब के मीनिंग को चेंज करता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा तवज्जो रखिएगा बेटे। लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। लुक का मतलब होता है देखना। अच्छा, लुक का मतलब देखना होता है। जुमला सुनना जरा, देखो यही है ना, मेरे पढ़ाने का स्टाइल ज़रा डिफरेंट है भाई। मैं आपके दिमाग के अंदर की मशीन है ना, उसे ऑन कर दूंगा, ठीक है ना। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। अब इधर देखो, हाँ वो देखो वाला लुक तो ये है, वो इसके बगैर और कैपिटलाइजेशन के बगैर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ लुक की बात कर रहा हूँ। तो अब सेंटेंस देखना, ही इज लुकिंग हैंडसम। वो हैंडसम दिखाई दे रहा है। शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। इट लुक्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल दिखाई दे रहा है, लग रहा है, दिख रहा है, एक ही बात है ना। तो लुक का मतलब देखना कहाँ हुआ? लुक का मतलब तो देखना है ही नहीं। वरना अगर मैं आपसे कहूं लुक द बोर्ड, तो ये जुमला गलत हो जाएगा। लुक द बोर्ड का मतलब है बोर्ड दिखाई दो, जबकि तो लुक का मतलब होता है दिखाई देना या लगना, है ना। लुक का मतलब ये होता है। लेकिन लुक के साथ जब प्रपोजिशन लग जाए, एट, देखो लुक वर्ब है और इसके साथ लग गया एट, लुक एट, अब इसका मतलब है देखना। लुक एट द बोर्ड, अब मीनिंगफुल हो गया ये, बोर्ड को देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक मी, मुझे दिखाई दो। अजीब सा हो जाएगा ये तो, है ना। लुक एट मी, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। लुक एट द स्काई, आसमान को देखो। तो जब तक लुक के साथ एट नहीं लगेगा, लुक का मतलब देखना। ये, वो ये, लुक, देखो,
ये एक्सप्रेशन है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। सेंटेंस के लिए तो सब्जेक्ट का होना जरूरी है, यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं जी। नहीं, एक्सप्रेशन है, इसमें ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये वर्ब है, और ये पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। अभी आगे चलो बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। देखो, सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर बन नहीं सकता। मैं ये डिस्कस करना नहीं चाह रहा था अभी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हम पोइट्री से ग्रामर में कूद जाएंगे, कूद के वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा इतना, है ना। पहले पोम को कंप्लीट कर लें, फिर मैं बताऊंगा आपको सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जो काम कर रहा हो, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। काम कर रहा हो, सही कह रही हो। किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को थोड़ी कहते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया बचपन से, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन एजेंट कहलाता है, सब्जेक्ट नहीं कहलाता। मगर हमें एजेंट का नाम तक नहीं बताया जाता, और सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये पढ़ाई जाती है कि डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी काम करने वाला। तो बेटा मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ ना, अब मुझे बताओ इसमें काम करने वाला कहाँ है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इट इज रेनिंग में सब्जेक्ट क्या है। तो स्कूल की मिस कहेंगे इट सब्जेक्ट है, तो क्या इट ने बारिश की है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। इसीलिए आज के दौर में ये वर्ड, ये सेंटेंस इस्तेमाल नहीं होता। अब जो सेंटेंस इस्तेमाल होता है वो ये होता है, द रेन इज फॉलिंग। अब रेन सब्जेक्ट है, फॉलिंग वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट है द रेन, और फॉलिंग क्या है, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। फॉल का मतलब होना भी होता है, सिर्फ गिरना नहीं होता। सुनो, जुमला जुमला बता रहा हूं मैं। 4 सीजन्स फॉल इन अ ईयर। एक साल में 4 मौसम गिरते हैं, होते हैं, होते हैं। फॉल का मतलब होना भी होता है, ठीक है। और सुनो, हेलन केलर, जो खातून थी, उनके बारे में 9th क्लास में चैप्टर हुआ करता था पहले, अब पता नहीं है या नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, चौथे पांचवें सेंटेंस में, व्हेन शी वाज 2 शी फेल। जब वो 2 साल की हुई तो वो गिर गई। नहीं, वहां लिखा था शी फेल सीरियसली इल, वो शदीद बीमार गिर गई। नहीं, हो गई, तो फॉल का मतलब होना है ना। यहाँ पे फॉल की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, शी फेल, वो हो गई, क्या हो गई, सीरियसली इल, शदीद बीमार। कभी कभी फिल्मों में हम सुनते हैं आई हैव फॉलन इन लव, तो मतलब क्या होता है, मैं मोहब्बत में गिर गया, मुझे मोहब्बत हो। फॉल का मतलब होना, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है फॉलन, ठीक है ना। तो फॉल का मतलब होना भी होता है और गिरना भी होता है। अब कहाँ इसका मतलब होना है और कहाँ गिरना है, ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा, यानी सेंटेंस आगे पीछे के जो चल रहे हैं वो बताएंगे, किस तनाजुर में बात हो रही है उससे पता चलेगा, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। तो अब देखिएगा, द रेन इज फॉलिंग, बारिश हो रही है, गिर रही है नहीं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन भाई। 7 days फॉल इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, याद रहेगा। अब यहां सब्जेक्ट है, यहां तो था ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए इट इस्तेमाल किया था। ऐसे इट को क्या कहते हैं, ऐसे इट को ग्रामर की लैंग्वेज में कहते हैं एक्सप्लीटिव। क्या कहते हैं, हाँ, ना ये एजेंट है ना सब्जेक्ट है। अगर एजेंट होता तो ईट ने बारिश की है क्या, नहीं। और सब्जेक्ट होता क्या हम ईट के बारे में बात करें, नहीं। तो ये क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट था ही नहीं, एजेंट था ही नहीं, तो हमने सेंटेंस शुरू करने के लिए बाहर से एक लफ्ज इस्तेमाल किया इट, ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इट के अपने कोई मीनिंग नहीं है सेंटेंस में, इस ऐसे वर्ड को कहते हैं एक्सप्लीटिव। जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, आप क्या कहें, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो देयर कहाँ से आया, देयर का मतलब तो होता है वहां, आप बात कर रहे हैं यहाँ की,
देयर क्यों लगा रहे हो? तो यहाँ देयर इजाफी है, एक्सप्लेटिव है, क्योंकि इसके बगैर सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे? आप तो नहीं कह सकते आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, कहोगे आर से कैसे सेंटेंस शुरू हो गया? बाहर से लगाना पड़ा। अब वो खत्म हो गया सिलसिला। अब एक्सप्लेटिव कम से कम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि अब सब्जेक्ट की डेफिनेशन लोगों की समझ में आ गई है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात हो। तो ये जुमला किसके बारे में है? जिसके बारे में बात है वो सब्जेक्ट है। और सुनो, द वेदर इज कोल्ड। अब इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा इस जुमले में। द वेदर इज कोल्ड, मौसम ठंडा है। इस जुमले में कोई एक्शन हो रहा है? एक्शन ही नहीं हो रहा, तो डूअर ऑफ एक्शन कहां से लाऊं? डूअर ऑफ एक्शन भी नहीं है। और अगर आप डूअर ऑफ एक्शन कहते हैं सब्जेक्ट को, तो इसका मतलब इस जुमले में सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट कहते हैं व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट को, तो फिर यहां व्हाट इज दिस सेंटेंस अबाउट, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सही डेफिनेशन लेकर चलोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। गलत डेफिनेशन लेकर चल रहे थे, कंफ्यूज हो गए। समझ में आ रही? ठीक। अब सुनो, तो लुक एट का मतलब क्या है? देखना। अब लुक एट का मतलब देखना, मैंने प्रपोजिशन चेंज कर दिया। ही इज लुकिंग फॉर हिज मिसिंग बुक्स। वो अपनी गुमशुदा किताबें तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है। लुक, अब लुक तो वही है, लेकिन फॉर ने आकर मीनिंग चेंज कर दिए। क्या कहलाएगा? ढूंढना या, हाँ जी, तलाश करना। मीनिंग चेंज हो गया ना, किसकी वजह से? प्रपोजिशन की वजह से। वर्ब तो वही है। अब मैं कहूं लुक के साथ लगा दीजिए आफ्टर, तो वैसे आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पीछे, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब क्या होगा? शी इज लुकिंग आफ्टर हर ओल्ड ग्रैंड मदर। देखभाल करना। कहते ना भाई, जरा बच्चों को लुक आफ्टर करो, देखभाल करो। हालांकि लुक तो वही है, वर्ब तो वही है, और लुक का मतलब हमने अभी तो देखा था क्या होता है, लेकिन आफ्टर ने क्या किया? मीनिंग चेंज कर दी। लुक के साथ में अगर प्रपोजिशन लगा दूं डाउन अपॉन, तो ही इज लुकिंग डाउन अपॉन हिज सर्वेंट। वो अपने मुलाजिम को हिकारत से देख रहा है। हिकारत से देखना यानी कमतर समझना क्या होता है? लुक डाउन अपॉन। तो लुक तो वही है, डाउन अपॉन ने मीनिंग चेंज कर दिया। अब ऐसे फ्रेज को, फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसमें वर्ब के साथ प्रपोजिशन हो और वो प्रपोजिशन वर्ब के मीनिंग्स चेंज कर रहा हो, डिस्क्राइब कर रहा हो, डिफाइन कर रहा हो, ऐसी चीज को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। बहुत से स्कूल की मिसें तो पढ़ाएंगी कि इसको कहते हैं ईडियम। ईडियम नहीं है भाई, फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना? कम से कम इंग्लिश के मामले में जो मैं पढ़ाऊँ ना, वो उसी पर चल रहा है। स्कूल में मिस जो भी पढ़ा रही हैं सुन लेना, खामोशी से बहस नहीं करना। ठीक है? मानना वही जो मैं बता रहा हूँ, वो मुझे मालूम है कि कितनी गड़बड़ है स्कूलों में। ठीक है? अब समझ में आया फ्रेजल वर्ब? हाँ जी, पूछो। हिकारत से देखना यानी किसी को कमतर समझना, हकीर समझना। ठीक है भाई? अच्छा, एक बात याद रखो, बगैर प्रूफ के मेरी बात मत मानना। इसकी तो मान लेते हो ना, मेरी नहीं मानना। प्रूफ जरूर मांगना। ठीक है? मैं प्रूफ दूंगा आपको इंशाल्लाह। बगैर लॉजिक और बगैर एग्जाम्पल के मेरी बात मत मानना। देखो, हर बात की लॉजिक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। सवाल पूछने की, बहस करने की, लड़ने झगड़ने की पूरी इजाजत है। वालों का तो हमारी मिस ने तो ये कहा था, अच्छा भाई ठीक है, अब मैं लॉजिक भी दे रहा हूँ, प्रूफ भी दे रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ,